मैं कर्नल अमित कुमार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिविल और मिलिट्री अथॉरिटीज़ को कुछ स्टैच्यूटरी प्रोविजंस के बारे में बताना चाहता हूं, जो स्टैच्यूटरी प्रोविजंस उनको डे टू डे काम में लागू होती हैं। जैसे आज का जो मकसद है, मेरा जो एम है वो ये है कि जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं और जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स, इनमें जब विटनेसेस को बुलाते हैं तो क्या रोल मजिस्ट्रेट का होता है, क्या रोल प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है और विटनेस के साथ में क्या लॉ और कानून लागू होता है, वो उनको पता लग जाए, जिसके बेस पे उनको याद रहे कि विटनेसेस को भी पता रहेगा, दीज अथॉरिटीज विल ऑल्सो नो कि क्या उनको प्रोविजंस लागू होते हैं और किस तरह से वो एक्शन उस पर ले सकते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 245 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 245 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को राइट देता है लॉ बनाने के लिए। 246 लिस्ट दी हुई है इसमें। इसी लिस्ट में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये तीन तरह की लिस्ट होती हैं। इसी में लिस्ट 1 में 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट 1 में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के बारे में जिक्र किया है, जिसके बेस पे पार्लियामेंट उसका लॉ बनाती है और पार्लियामेंट को अधिकार है। इसी बेस पे ही आपका आर्मी एक्ट, आर्मी नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट, ये सारे एक्ट हैं। इवन आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल भी उसी पे बना है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज आर्मी एक्ट इज अ स्पेशल एक्ट। तो इस स्पेशल एक्ट को सबको मालूम है कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ दो तरह के लॉ होते हैं देश में। जैसे हमारे यहाँ इंडियन पेनल कोड इज सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ इज सीआरपीसी और सीपीसी फॉर सिविल प्रोसीडिंग्स। हमारे में आर्मी एक्ट में और एयरफोर्स एक्ट में रूल्स में, इनमें सब्सटेंटिव और प्रोसीजर का मिक्सचर है, यानी कि आर्मी एक्ट और आर्मी रूल दोनों मिला के एक कंप्लीट कोड बन जाता है किसी भी मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम को चलाने के लिए। और दिस कैटर्स फॉर द इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स, डिस्प्री प्रोसीडिंग्स। अब जो मेरा मकसद है, मैं उस पर आता हूँ। आप देखते हैं कि जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर होती है आर्मी रूल 177 में, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो ऑफिसर असेंबलिंग द कोर्ट है वो एक सम्मन भेजता है, तो उस पर एक्शन नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज मालूम नहीं होता कि क्या करना है। उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आर्मी एक्ट सेक्शन 135, ये सिविल अथॉरिटीज़ को मालूम होना चाहिए, जुडिशियल अथॉरिटीज़ को, कि सेक्शन 135 आर्मी का जो है वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है और वो सबके ऊपर लागू होता है। उसमें 135 के 3 में, सब सेक्शन 3 में क्लियरली मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी दी गई है कि वो सम्मन देगा जब भी उसको एक सम्मन आर्मी से मिलता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से, कमांडिंग ऑफिसर से, ऑफिसर असेंबलिंग द कोर्ट से, यानी कन्वीनिंग अथॉरिटी से, उसके ऊपर एक्शन लेगा और उसको सम्मन को ऐसे देगा एज इफ वो बंदा उसके कोर्ट में रिक्वायर्ड है और उसको वहाँ पे जाने के लिए ऑर्डर, आदेश देगा। जो आजकल हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं और जिसकी वजह से प्रोसीडिंग्स डिले होती हैं। आर्मी में आपको मालूम है हमारा पहला रोल है कि हम देश के लिए तैयार रहें, फाइटिंग स्ट्रेंथ बिल्कुल सही रहे, तो ये सारी प्रोसीडिंग्स हमें बहुत स्पीडी मैनर पे करनी पड़ती हैं। मकसद यही है कि जब आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। नाउ जो सम्मन दे रहा है आर्मी की अथॉरिटी, उसको सेक्शन 3 सीआरपीसी का जो सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 4 है, उसके बारे में मालूम होना जरूरी है। सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी सब सेक्शन 4 ये कंकरेंस ये देता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस कि किस मजिस्ट्रेट को आप भेजोगे। अगर आर्मी रूल 180 लागू हो गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के प्रोसीडिंग में, देन यू कम टू सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी। उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड, विच इज गोइंग टू सब्सिक्वेंटली इट इज वारंटेड, तो वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही सम्मन को इशू करेगा। पावर्स आर देयर। तो आर्मी रूल 22 में भी वो सम्मन दे सकता है आपको, विटनेसेस को, आपके थ्रू, सिविल विटनेस अगर उसकी इंक्वायरी में रिक्वायरमेंट है। आर्मी रूल 23 में ऑफिसर रिकॉर्डिंग समरी ऑफ एविडेंस है, जिसको कमांडिंग ऑफिसर ही सम्मन देगा और वो सम्मन के बेस पे अपेंडिक्स 3 में जो दिया हुआ है मिलिट्री लॉ में, आर्मी एक्ट में, उसी बेस पे आपको उसके आगे सम्मन इशू करना है। कोई डाउट है तो आप आर्मी एक्ट सेक्शन 135 का 3 देख लीजिए, आर्मी रूल 23 का 6 भी देख लीजिए, उसमें दिया हुआ है। आर्मी रूल 179 का 5 देख लीजिए, सब रूल 5। तो ये सब आप प्रोविजंस हैं जो आप लोगों को एज ए सिविल अथॉरिटीज मालूम होने चाहिए कि क्यों, या व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड क्यों हमारे को इस एक्ट में शामिल किया गया है। इसी के बेस में जब आप इसको देख रहे हैं तो आप सेक्शन 5 सीआरपीसी का देखिए, जिसमें सेविंग दी हुई है एंड विच मेक्स दिस आर्मी एक्ट मच मोर क्लियर एंड गिव्स द क्लैरिटी दैट सी इफ द प्रोसीजर, स्पेशल प्रोसीजर इज गिवन इन दैट आर्मी एक्ट एंड अ रूल, यू हैव टू फॉलो दैट। तो सेक्शन 5 पे आपको वही चीज दी हुई है जो हमारे रूल्स में दी हुई है, जस्ट टू क्लैरिफाई द कंफ्यूजन है। इसी बेस पे
जब विटनेस आता है, विटनेस एक बार आ गया तो विटनेस के ऊपर क्या चीज़ें लागू होती हैं। विटनेस इज नॉट बिहेविंग, आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, आप समरी ऑफ एविडेंस कैरी आउट कर रहे हैं, वो ठीक से नहीं बिहेव कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं तो सिविल के लिए हूँ, तो आपको मालूम होना चाहिए इंडियन पैनल कोड के जो सेक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 178, अगर वो बंदा ओथ लेने से मना कर रहा है, सेक्शन 179, जैसे वो बंदा रिफ्यूज़ कर रहा है आंसर देने के लिए कोई भी क्वेश्चन अगर पब्लिक सर्वेंट डाल रहा है, बिकॉज आप आर्मी के सारे ऑफिसर्स पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इट इज देयर इन द इंडियन पेनल कोड, डेफिनेशन में दी हुई है। और ये आर्मी एक्ट में सेक्शन 3 का 25 सब सेक्शन जो है उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि वेयर एवर देयर इज नथिंग, नो एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स नॉट प्रोड्यूस हियर, दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द इंडियन पेनल कोड। तो इंडियन पैनल कोड का जो सेक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ 178 से लेके 180 तक, दीज आर रिलेटिंग टू दिस विटनेसेस और एनीबडी हु इज रिफ्यूजिंग टू बिफोर द पब्लिक सर्वेंट। 187 जो है वो बात करता है ओमिशन टू गिव असिस्टेंस टू द पब्लिक सर्वेंट। ये प्रोविजंस आर्मी के लोगों को भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप इस प्रोविजन के बेस पे एफआईआर भी कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट को कंप्लेन भी भेज सकते हैं अथॉरिटीज़ के बेस पे, अगर विटनेस वो नहीं कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है या नहीं आ रहा है वहाँ पे। इसके साथ मैं आपको सेक्शन 80 के बारे में बताता हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट के, जिसमें अलग से एक और मान्यता दी हुई कि पर्सन ऑथराइज बाय लॉ, प्रिजम्पशन जो डॉक्यूमेंट्स का होता है अगर रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस के लिए, तो पर्सन ऑथराइज टू रिकॉर्ड द एविडेंस, आर्मी रूल 23 वही बात करती है। तो ये प्रोसीडिंग्स ऐसी प्रोसीडिंग्स नहीं होती, मिलिट्री प्रोसीडिंग्स जो हैं ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का पार्ट होती हैं। तो इन प्रोसीडिंग्स में जब आप डिसाइड करते हैं आगे जा करके किसी भी डिसीजंस में कि आगे क्या एक्शन होना है, तो इस प्रोसीडिंग्स को बहुत ही तरीके से करना होता है। तो ये जो आपका सिविल की ड्यूटीज़ है और जो मिलिट्री की ड्यूटीज़ है विद रिलेटिंग टू कॉलिंग ऑफ विटनेसेस, ये आज मैंने आपको बताया। आई होप आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इसमें जो मैंने स्टैच्यूटरी प्रोविजंस आपके सामने बोले हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और बहुत ही आसान है, आपके पास कोई भी सम्मन अगर आता है डायरेक्टली, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, आपको सीधा उसी सम्मन को आगे भेज देना है और उसको डायरेक्शन देने हैं बंदे को, जिसको कोर्ट में या समरी ऑफ एविडेंस में या कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग में प्रोड्यूस होना है। अगर दूसरी चीज़, अगर ये मिलिट्री अथॉरिटीज़ के पास विटनेस आते हैं और वो मिसबिहेव करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि जो अथॉरिटीज़ उस समय की प्रोसीडिंग कर रही है, दे आर अ पब्लिक सर्वेंट at that moment of time and they are authorized by law to record the legal proceedings। और उस बेस पे उनके कंटेम्प्ट सेक्शन मैंने जो आपको बताया 178, 179, 180, 187, ये सारे प्रोसीजर्स में कंटेम्प्ट से लेके एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड दे कैन लॉज एन एफआईआर और अ कंप्लेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट अबाउट द अगेंस्ट द विटनेस हु इज नॉट बिहेविंग। बस इस वीडियो से मेरा यही था कि आप लोगों को ये दो चीज़ें क्लियर हों ताकि स्पीडी तौर पे प्रोसीडिंग्स खत्म हो आर्मी की। जय हिंद, जय भारत।